मंत्री जी, मैं अब राजपाट त्याग कर एक शांत जीवन बिताना चाहता हूँ। महाराज, जैसा आपका निर्णय। वैसे भी अब तो दोनों राजकुमार अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर चुके हैं। मैं भी चाहता हूँ कि उनमें से किसी योग्य को अपना उत्तराधिकारी बना दूं। इसके लिए एक युक्ति है मेरे पास। कैसी युक्ति? वैसे तो यशवर्धन और प्रताप दोनों ही योग्य हैं, लेकिन इसका फैसला एक परीक्षा से तय करना उचित होगा। अब परीक्षा कैसी महाराज? यशवर्धन बड़े हैं तो राज्य के उत्तराधिकारी वही होने चाहिए। नहीं मंत्री जी, इसका निर्णय योग्यता के आधार पर होना चाहिए। दरबारी यशवर्धन व प्रताप को दरबार में उपस्थित होने को कहता है। दोनों राजकुमार राजा के सामने आते हैं। महाराज की जय हो। आपने हम लोगों को याद किया। पुत्र, मैं तुममें से एक को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। इसके लिए तुम दोनों को एक परीक्षा से गुजरना होगा। पिताजी, हमारे बीच परीक्षा कैसी? ये अधिकार तो बड़े भाई का ही है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्यों, परीक्षा के नाम से डर गए क्या? नहीं, मैं नहीं चाहता कि राज्य पाने के लिए आपको मुझे हराना पड़े। हमारे बीच इसके लिए प्रतियोगिता हो, इसका मैं समर्थन नहीं करता। लेकिन मैं निर्णय कर चुका हूँ। तुम दोनों को राज्य के अंत में जो वन है उससे जाकर सुनहरा फूल लाना होगा। महाराज, वो तो रहस्यमय होने के साथ साथ खतरनाक भी है। वहाँ दोनों को भेजना जोखिम भरा हो सकता है। सुनहरे फूल को प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानी, साहस और धैर्य की जरूरत होगी। जो पहले फूल लाएगा वही सच्चा उत्तराधिकारी होगा। मुझे मंजूर है। मुझे भी। अगले दिन दोनों राजकुमार अपनी यात्रा पर निकलते हैं। काफी दूर चलने के बाद वह दोनों जंगल में प्रवेश करते हैं। तभी प्रताप, हम लोग काफी समय से सफर कर रहे हैं। क्यों ना थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए? आप उचित कह रहे हैं। फिर दोनों जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम करते हैं। लेकिन जब प्रताप की आंख खुलती है तो अरे, भैया नहीं दिख रहे। लगता है मेरी आंख कुछ ज्यादा ही लग गई। वो आगे ही होंगे। जब प्रताप आगे बढ़ता है तो रास्ते में एक बूढ़ा साधु दिखाई देता है। हे राजकुमार, क्या तुम मुझे नदी के उस पार तक पहुंचा सकते हो? मैं चलने फिरने में असमर्थ हूँ। क्यों नहीं बाबा, ये तो मेरा फर्ज है। प्रताप उसे नदी पार कराता है।
बेटा, इस जंगल में सावधान रहना। यह जंगल बहुत रहस्यमयी है। धन्यवाद बाबा, हम सावधान रहेंगे। दूसरी तरफ यशवर्धन को जंगल में एक वृद्ध महिला मिलती है। वो मदद मांगती है। हे राजकुमार, कृपया मेरी मदद करो। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मैं बहुत समय से भूखी हूँ। मैं आपकी मदद अवश्य करता, लेकिन मुझे शीघ्र कहीं पहुंचना है। यशवर्धन इतना कहकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर में प्रताप भी वहां पहुंचता है। वह वृद्ध महिला उससे भी मदद करने को कहती है। हाँ माँ, क्यों नहीं। मैंने यहाँ बहुत सारे फलों के पेड़ देखे हैं। मैं अभी लाता हूँ। थोड़ी देर में प्रताप वृद्ध महिला को फल लाकर देता है। धन्यवाद पुत्र, तुम्हारी सहानुभूति और उदारता की मैं सराहना करती हूँ। तुम अपने कार्य में सफल हो। प्रताप उनसे विदा लेकर आगे बढ़ता है। दूसरी ओर यशवर्धन सुनहरे फूल की तलाश में आगे बढ़ता है। तभी उसे किसी के करहाने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये कैसी आवाज है? लगता है कोई घायल है। ऐसे जंगल में तो हादसे होते ही हैं। मुझे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, वरना प्रताप मुझसे पहले ही फूल हासिल कर लेगा। इतना सोचकर वह आगे बढ़ जाता है। पीछे से प्रताप आता है। उसे भी वही करहाने की आवाज सुनाई देती है। अवश्य ही कोई मुसीबत में है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। प्रताप आवाज की दिशा में आगे बढ़ता है। तभी उसे एक कोढ़ी पुरुष दिखाई देता है। बाबा, आप यहाँ कैसे? ये आपकी हालत क्यों और कैसे हुई? बेटा, ये लंबी कहानी है। मेरे अपनों ने जब मुझे ये बीमारी हुई तो यहाँ छोड़ दिया। लेकिन इसका इलाज तो संभव है। फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? उनका सोचना था कि ये बीमारी उन्हें भी लग सकती है। अब तो बस मौत का इंतजार कर रहा हूँ, कब मुक्ति मिले। नहीं, आपको निराश नहीं होना चाहिए। मैं इसका इलाज करूंगा। नहीं नहीं बेटा, मुझसे दूर रहना, वरना तुम्हें भी ये रोग हो जाएगा। आप चिंता ना करें। मैंने आपको बाबा कहा है, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे इसकी अचूक औषधि मेरे गुरु ने बताई थी। आज आपके काम आएगी। प्रताप वहां से जाता है। कुछ जड़ी बूटी
जंगल से इकट्ठा करता है, फिर उनका लेप तैयार करता है। बाबा लाइए, ये आपके लगा दूं। नहीं बेटा, मैं खुद लगा लूंगा। ला, मुझे दे दे। अरे, आप मेरे पिता समान हैं। लाइए, मैं लगाता हूँ। प्रताप लेप लगाना शुरू करता है। तभी धीरे धीरे उसकी त्वचा ठीक होने लगती है। अरे बेटा, ये तो चमत्कार हो गया। मैं तो ठीक हो गया। तुम अवश्य ही कोई देवदूत हो। अरे नहीं बाबा, मैं तो यहाँ बस अपने पिता की आज्ञा का पालन करने आया हूँ। तुम में दया और करुणा है। तुम बहुत नेक बंदे हो। तुम अवश्य ही अपने कार्य में सफल होगे। बाबा, आप कहें तो मैं आपको आपके घर तक पहुँचा दूं। नहीं बेटा, मैं उस घर में दोबारा नहीं जाना चाहता। बस यहीं कुटिया बनाकर जीवन यापन कर लूंगा। नहीं बाबा, आपने मुझे बेटा कहा है, तो आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं बस वो सुनहरा फूल लेकर अभी लौटता हूँ। आप यहीं मेरा इंतजार करो। इधर यशवर्धन सुनहरे फूल की खोज में आगे बढ़ते हुए एक गुफा के सामने आता है, जहां से तेज रोशनी बाहर आ रही है। लगता है वो सुनहरा फूल इसी गुफा में है। मुझे अंदर चलना चाहिए। यशवर्धन गुफा के अंदर जाता है। वहां चारों ओर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात फैले पड़े हैं। कुछ आगे बढ़ने पर उसे सुनहरा फूल दिखाई देता है। मैं अपनी परीक्षा में सफल हो गया। अब मैं राजा तो बनूंगा ही, साथ में इस अपार खजाने का मालिक भी। वह जैसे ही उस फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, एक तेज रोशनी होती है। अगले ही पल वह फूल गायब हो जाता है। यशवर्धन भी एक मूर्ति में बदल जाता है। तभी कुछ देर में प्रताप भी वहां पहुंचता है। अच्छा, तो ये है सुनहरा फूल। पिताजी ने इसे ही लाने को कहा था, लेकिन अब तक बड़े भैया कहीं नहीं दिखे। कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। प्रताप फूल तोड़ता है। तभी तेज रोशनी होती है। उसकी नजर बुद्ध बने भाई पर पड़ती है। ये क्या हुआ मेरे भाई को? मैं पिताजी को अब क्या जवाब दूंगा? उसी समय वन देवी वहां प्रकट होती है। पुत्र, इस तरह निराश मत हो। तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
शीघ्र बताइए देवी। यदि कोई बुद्धिमान, साहसी व ईमानदार व्यक्ति इस फूल को मूर्ति बने यशवर्धन को छुआएगा तो वह ठीक हो जाएगा। ये सारे गुण तुम में है पुत्र। प्रताप तेजी से बुद्ध बने यशवर्धन पर फूल छुआता है। उसके स्पर्श करते ही यशवर्धन ठीक हो जाता है। मैं फिर से इंसान बन गया। इसके लिए तुम्हें प्रताप का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन देवी, आप कौन हो? अपना परिचय दीजिए। मैं वन देवी हूँ। मैंने ही तुम दोनों की परीक्षाएं ली थी। वह बूढ़ा साधु, वृद्ध महिला व कोढ़ी बाबा मैं ही थी। लेकिन मेरे छूते ही ये फूल गायब क्यों हो गया? क्योंकि तुम एक धूर्त व लालची इंसान हो, जबकि प्रताप एक ईमानदार, साहसी व सबकी मदद करने वाला है। हे वन देवी, मुझे क्षमा कर दो। मुझे एहसास हो गया है। अब मैं प्रताप जैसा बनने की कोशिश करूंगा। वास्तव में मेरे भाई, तुम ही सुनहरे फूल के हकदार हो। वह दोनों वन देवी से विदा लेकर वापस महल में आते हैं, जहां यशवर्धन सभी को पूरी कहानी बताता है। मैं अपने छोटे पुत्र प्रताप को अगला राजा घोषित करता हूँ। इसके साथ ही बड़े पुत्र यशवर्धन को राज्य का मुख्य सलाहकार बनाता हूँ। इस तरह पूरे राज्य में चारों ओर खुशी और उल्लास का माहौल हो जाता है। प्रताप के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगती हैं।